हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। बाल विकास से संबंधित पार्ट सेकंड लेकर आज उपस्थित हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो दिस इज़ अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रायड, जुंग, मन, आलपोर्ट। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका जो वर्गीकरण किया था वह आपका किया गया था प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने। किसने किया था? कार्ल जुंग। इसका सही उत्तर है कार्ल जुंग, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो कार्ल जुंग थे, इन्होंने 3 विभाजन किए थे। जो व्यक्तित्व के जो विभाजन है वो 3 किए थे। कौन कौन से थे? पहला तो आपका हो गया अंतर्मुखी, दूसरा हो गया बहिर्मुखी, और जो तीसरा विभाजन है वह आपका किया गया था उभय मुखी के रूप में। किसके रूप में? उभय मुखी के रूप में। ठीक है मित्रों, उभयमुखी के रूप में तीसरा विभाजन किया गया था। ये 3 विभाजन कार्ल जुंग के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, और ये कौन से विभाजन थे? व्यक्तित्व के विभाजन थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए जो सामाजिक विकास है वो आर्थिक तत्व से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, शारीरिक से भी नहीं हो सकते हैं और वंशानुगत से भी नहीं हो सकते हैं। अब आपका बचता है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। देखिए, जो बच्चों में जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह मुख्य रूप से है आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। देखिए, परिवार के पश्चात, परिवार के बाद जो हमारे बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे हो सकता है? वो समाज ही एक संस्थान है जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कौन कौन से विकास हो सकते हैं? सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास। ये 3 विकास आपके जो हैं यह आपके प्रभावित होते हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शंस देख लीजिए। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता का विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो देख लीजिए ऑप्शंस, इसमें कौन सा सही हो सकता है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इसमें चूज करना है। देखिए, शारीरिक विकास एक सतत विकास है। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी चाहिए कि जो शारीरिक विकास होता है यह क्या होता है? सतत विकास होता है, जो कभी तो मंद पड़ जाता है और कभी द्रुत यानी तेज गति से होता है। देखिए, हमारा शारीरिक विकास होता है, एक एज होती है जब विकास शरीर का बहुत तेजी से होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में रुक जाता है, फिर कभी कभी एकदम से चालू होने लगता है। ठीक है, तो जो विकास होता है शारीरिक विकास, इसको हम क्या कहते हैं? ये एक सतत विकास है। अब द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? वह आपका है द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. If you like my video, please hit the like button and share also. और आप जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, निम्न में से कौन सा विकास
का सिद्धांत नहीं है। आपसे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। पहली बात, जो आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वह विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिए तीनों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है, यह तीनों जो है आपके संबंधित हैं बाल विकास से। ठीक है, इज इट क्लियर? बाल विकास से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? देख लेते हैं ऑप्शंस। गेसेल, हरलॉग, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड। देखिए इसका फिर से प्रश्न समझ लीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिए हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जो प्रेजेंटी जो है कमेंट में दर्ज करें। देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसल ने विकास के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है? कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन आपका दिया गया है, यह कथन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गेसल के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये पहली बात तो किसने दिया है और कितने प्रकार की होती हैं, प्रश्न ये भी आपका बनता है। तो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह 14 प्रकार से वर्गीकृत हैं और किसने किया है यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं आपके जॉन ए मैकडूगल, इन्होंने जो है आपका मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता इत्यादि हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। ठीक है बच्चों, मैकडूगल ने 14 प्रकार के जो है मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक बटन दबाते चलिए। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है, यह कथन किसने दिया है? देख लेते हैं ऑप्शन। रॉस का, मैकडूगल का, डमविल का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से एक बार। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, यह जो है परिभाषित किया गया है रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये जो परिभाषित किया गया है यह आपका किया गया है रॉस के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर बताइए। थोड़ा सा ऑप्शन पढ़िए पहले और उसके बाद सही उत्तर जानने की कोशिश करिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम।
तो देखिए मित्रों, क्या इसका जवाब हो सकता है, समझ लेते हैं। आपके एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया है। यह तो आपको मालूम होगा कि जो अभ्यास का नियम है और तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम, ये तीनों जो हैं आपके प्रतिपादित किए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, ये तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। बहु अनुक्रिया का जो नियम है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल ना होकर थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में है। तो इसका आपका उत्तर क्या हो गया? यह उत्तर हो गया आपका बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो वह आपका है ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मित्रों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी टेट जो 2019 का है, इसमें करीब करीब 6 लाख स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने फॉर्म डाला था और उसमें मात्र, ठीक है, ओनली 60 बच्चे जो थे ये सिर्फ पास कर सके हैं। ठीक है, सिर्फ मात्र 60,000 बच्चे पास हुए हैं 6 लाख में। आप परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। इसलिए बहुत मेहनत करिए और वीडियो को पूरी देखिए और प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? देखिए, जो आपके एक डॉक्टर जलोटा थे, इन्होंने कुछ परीक्षण है जो आपके एक निश्चित वर्ग के बच्चों के लिए दिया था, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। देखिए, जो इसका आपका जो प्रश्न पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या है? देखिए, डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया है। किसका किया है? साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता भी देता हूं। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता का जो परीक्षण है, यह किससे संबंधित है? व्यक्तिगत रूप से सीखने का पहला, अनुदेशों को समझने का दूसरा और समस्याओं के समाधान में संबंधित है। ठीक है, समस्या के समाधान से संबंधित, ये 3 आपके रूप होते हैं इसके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बढ़ने से पहले एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए, जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी अल्फा परीक्षण, यह किसने दिया था? यह आपका क्वेश्चन, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जवाब देंगे। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण का जो जवाब है यह आपको कमेंट में देना है। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना आपको आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस देख लीजिए। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, स्टर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन आपसे ये नहीं जल्दी पूछा जाता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। देखिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह आपका किसने प्रतिपादित किया है। लेकिन यह प्रश्न आपसे पूछा बहुत कम जाता है। उसका कारण है वह भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वह आपका जो प्रतिपादित किया गया था वह किया गया था बिने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा। लेकिन समस्या ये है कि वर्तमान में इसे मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न जल्दी आता नहीं है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वह आपके किया गया है ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, स्पीयरमैन जो थे इन्होंने ही द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, समझ गया मित्रों? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके लिए और देता हूं मैं आपको बताना है कमेंट में कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन
सॉरी, बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने के द्वारा किया गया था? समझ गए क्वेश्चन? बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका जो इसमें मैचिंग है वो कौन सी सही नहीं हो सकती है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलव, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। देखिए, जो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है ये बिल्कुल थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, सीखने का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है यह आपका प्रतिपादित किया गया है बीएफ स्किनर के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये जो है आपका सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत है यह भी आपका जो है प्रतिपादित किया गया था पावलव के द्वारा। लेकिन अब ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल के द्वारा, बिल्कुल नहीं है। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है यह है आपका शिक्षा का दर्शन, ठीक है, शिक्षा का दर्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीखने का समग्र सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि जब आप एक शेयर करेंगे तो उन ज़रूरतमंदों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जिनको वाकई ज़रूरत है, ठीक है। कई ऐसे दिव्यांगजन हैं, कई ऐसी गृहिणियां हैं जो मजबूरी में बाहर कोचिंग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको भी हम ही को ख्याल रखना है और वीडियो को सब्सक्राइब करते चलना है, लाइक करते चलना है और शेयर भी करते चलना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें बिल्कुल भी संकोच मत करिए। देखते हैं इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा मित्रों। देखिए, जो सृजन शास्त्र के पिता हैं वह कौन से हैं? वह है आपके फ्रांसिस गाल्टन को जाता है, ठीक है। जो आपका ये जो सृजन शास्त्र के पिता से नाम जो जुड़ा हुआ है यह आपके जाता है फ्रांसिस गाल्टन से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो इसका उद्देश्य है वह आनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना है, ठीक है। जो सृजन शास्त्र के पिता का जो नियम है, जो जाता है नाम, वह जाता है आपके गाल्टन का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए प्रश्न, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शंस देख लीजिए, क्रेस्मर, युंग, कैनन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा मित्रों। देखिए फिर से एक बार प्रश्न समझ लीजिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो देखिए, जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है वह आपकी की गई है क्रेस्मर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? क्रेस्मर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रेस्मर ने, जो आपके क्रेस्मर हैं, इन्होंने ही ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसमें इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की है। अब आपसे कभी पूछ लेता है अगर कि किसके द्वारा चर्चा की गई है, तो वह आपकी चर्चा की गई है अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है
यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, ड्रेवल का, डीहान का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देख लेते हैं। जो सृजनात्मकता व्यक्तित्व की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है। ठीक है। जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। सृजनात्मकता व्यक्तित्व की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। ठीक है। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्रो एंड क्रो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। देखिए बाल्यावस्था की एज क्या हो सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था है उसकी एज क्या है। तो बता सकता है कोई? कमेंट में इसको जरूर बताइए आप कि बाल्यावस्था की एज क्या हो सकती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो बाल्यावस्था है वह उसकी एज काउंट की जाती है 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच, और जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 वर्ष के बीच, और पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था ये दो भी हैं इसमें। देखिए मध्य जो किशोरावस्था है यह करीब आपकी होती है 13 से 15 वर्ष। ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें कि जो आपका पूछ रहा है प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए बाल्यावस्था से तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। शैशवावस्था से भी नहीं है, और पूर्व किशोरावस्था से भी बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर इसका जो डी बचता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? मध्य किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? मध्य किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यह भी आपको बता देता हूं, एक प्रश्न से ही प्रश्न बनता है कि विद्रोह की भावना जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या किसका ये कथन है, ये किसने दिया है? तो यह आपका दिया है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है। और जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष माना गया है। तो मध्य किशोरावस्था जो इसमें एज है वो आपकी है 13 से 15 वर्ष की बीच में। ठीक है। 13 से 15 और 15 से 18 हो जाएगी आपकी। ठीक है। क्या हो जाएगी? किशोरावस्था। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था। तो इसी के साथ क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।